हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। और लगातार आप जो ये अपना एजुकेशन राइज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे आप जुड़े हुए हैं। अपन ने एक मुहिम स्टार्ट की थी। एजुकेशन राइज के जो अपने डायरेक्टर हैं वरदाराम जी गहलोत, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। उस मुहिम का नाम है हर घर तक शिक्षा। उस मुहिम का क्या नाम है? हर घर तक शिक्षा। और हर घर तक शिक्षा, कैसी शिक्षा? बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। तो अब इससे ज़्यादा आपके लिए और क्या तोहफा हो सकता है? और तो आपको तो अब आपको क्या करना है, जब सर ने इतना कुछ कर दिया तो आपको रोजाना पढ़ना है। आपके क्लास में जो आपके सहपाठी हैं उनको बताना है, आपके रिलेशन में जो भी हैं उनको बताना है। आपको तो क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आपको केवल इतना काम करना है। बाकी आपको जो बढ़िया नोट्स के द्वारा और मतलब बहुत ही अच्छा मैटर आपको मिलने वाला है। अपन ने शुरू की थी राजनीति विज्ञान क्लास 12th NCERT, उसमें भी बुक फर्स्ट जिसका नाम समकालीन विश्व में राजनीति, और समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय प्रथम था। और उस अध्याय के फर्स्ट भाग अपन ने उस पढ़ लिया है और उस अध्याय का आज पार्ट नंबर 2 है। एक बार अपन पार्ट नंबर 2 शुरू करने से पहले कल जो पढ़ा था उसका अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन का मतलब अपन ने आधे घंटे में पढ़ा था वो एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर देते हैं, जबकि 5 मिनट में रिवाइज करने से जो कल पढ़ा है वो और आज जो अपन पढ़ेंगे दोनों का कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आपके दिमाग में भी वो चीज ताजा हो जाएगी। तो जो फर्स्ट अध्याय है उस अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता क्या थी? मैंने बताया था आपको कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के अंदर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के बाद पूरे यूरोप राज्य में, यूरोप के अंदर, यूरोप में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध शुरू हो चुका था। तो वो शीत युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ठीक है ना? तो शीत युद्ध शुरू हुआ उस समय, यह शीत युद्ध 1945 से लेके 1991 तक चला था, ठीक है ना? और इस शीत युद्ध के अंदर क्या होता है? दो ध्रुवीयता, मतलब दो महाशक्तियां पूरा विश्व है जो दो भागों में बट गया था। दो महाशक्तियां को, दो ध्रुवीय को, दो खेमे को, ठीक है ना? अब वो दो महाशक्तियां कौन सी थी मैं आपको बताता हूं कि जो यूरोप राष्ट्र था, ये यूरोप है, इसके अंदर जो भी जितने भी राष्ट्र थे वो दो भागों में बट गए थे। मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मैंने आपको बताया था जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो जो ये यूरोप था इसके जो एक भाग ये हो गया था पश्चिमी और एक भाग पूर्वी। तो जो ये दीवार थी, ये बर्लिन, जर्मनी और बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खींची गई थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा गया। अपना ये लिखा हुआ है जैसे बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। कब बनी थी? 1961 में। और इस बर्लिन की दीवार के द्वारा यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। दीवार के द्वारा एक तरफ पश्चिमी बर्लिन और दूसरी तरफ पूर्वी बर्लिन। और यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक थी। दो भाग हो गए थे, एक इस तरफ था, एक इस तरफ था। ये बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन के दीवार के इस तरफ जो मुख्य शक्तिशाली राष्ट्र था, जो संसाधन करता था, वह था USA, मतलब अमेरिका। और जो इधर जो साम्यवादी व्यवस्था थी, इस तरफ जो मुख्य शक्तिशाली राष्ट्र था, जो इस तरफ के राष्ट्रों का नेतृत्व करता था, वह था USSR।
आर, रूस और इधर अमेरिका, ठीक है ना। तो इस तरफ के जो जितने सारे देश थे वो यूएसए में शामिल हो गए थे, और जो यहाँ की इस तरफ जो अपने शासन व्यवस्था थी वो कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। और इस तरफ जो रूसी संघ था, इस तरफ थी वो साम्यवादी या समाजवादी। ये मैंने आपको बताया था, समाजवादी या साम्यवादी। तो इस दीवार के द्वारा पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व का विभाजन हुआ था। एग्जाम में प्रश्न आएगा, इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा बर्लिन की दीवार की कुल लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। इस दीवार के द्वारा पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का विभाजन हुआ था, ठीक है। पश्चिमी बर्लिन को या पूर्वी बर्लिन को यह दीवार 28 वर्षों तक रही थी। कितने? ये दीवार थी जो 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, और 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दी गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई? 9 नवंबर 1989 को। कभी कभी एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बर्लिन की दीवार किन के द्वारा तोड़ी गई थी? तो आम जनता के द्वारा। जो पूर्वी भाग था सोवियत संघ, ठीक है ना, सोवियत संघ की जो जनता थी, इस जनता के द्वारा इस दीवार को तोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो सोवियत प्रणाली वहां पर समाजवाद एवं समतामूलक, मतलब समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। साम्यवादी शासन व्यवस्था जहां पर उत्पादन और वितरण के साधन थे, उन पर वहां की सरकार का नियंत्रण। और समतामूलक समाज मतलब समाज के सभी लोग हैं जो समान है, एक समान है। तो सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है कि समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन से है। फिर नेक्स्ट, सोवियत संघ का जन्म या व्यवस्था या प्रणाली, मतलब सोवियत संघ का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। तो सोवियत संघ का पहले जो इस तरफ है जो शासन व्यवस्था थी वो फासीवादी शासन व्यवस्था थी। फिर क्या होता है, 1917 के अंदर, 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति होती है। उस क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति है, ये आपको याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और यह क्रांति पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी, ठीक है ना। यह क्रांति समाजवादी और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी, जिसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। फिर नेक्स्ट, व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपको पूछा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। एग्जाम में समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना किस क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो वही क्रांति, ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति, जिसके कारण समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसको अपन शॉर्ट में यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरी दुनिया के देश। तो आपको मैंने बताया है कि जो ये पश्चिमी भाग था,
जिसको प्रथम दुनिया का देश कहते थे, और जो ये पूर्वी भाग था इसको दूसरी दुनिया का देश कहते थे। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेंगे कि प्रथम दुनिया किसे कहते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है कि दूसरी दुनिया का देश किसे कहते थे। तो सोवियत संघ को क्या कहते थे? दूसरी दुनिया का देश भी कहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ को दूसरी दुनिया का देश भी कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद, पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी के तर्ज पर ढाला गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की दीवार खींची गई, बर्लिन की दीवार खींचने के बाद जब ये पूर्वी भाग था, यहाँ पर जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, वहां पर पहले जो भी व्यवस्था संचालित होती थी, फांसीवादी व्यवस्था जो भी संचालित होती थी, उस व्यवस्था को वहां पर बदला गया। ठीक है ना। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, उस क्रांति के द्वारा उसको बदला गया और वहां पर सोवियत संघ की स्थापना की गई। और सोवियत संघ की स्थापना के बाद वहां पर समाजवादी, ठीक है ना, साम्यवादी व्यवस्था अपनाई गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था या सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? 1917 में। आपको ये सन याद रखना है। 1917 से लेकर 1991 तक, 1917 से लेकर 1991 तक, 70 वर्षों तक वहां पर साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था की वहां पर शासन प्रणाली रही। और साम्यवादी व्यवस्था के अंदर वहां पर एक पार्टी थी जिसके द्वारा वहां पर उस शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी, जो एकमात्र पार्टी वहां पर थी जिसने 70 वर्षों तक वहां पर शासन संचालित किया था। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था जो पूर्वी भाग के जो भी देश थे, सोवियत संघ के अंदर जो भी गणराज्य शामिल हुए थे, उस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट, साम्यवादी संघ, साम्यवादी संघ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। तो इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। किस साइड? जो ये साम्यवादी संघ था ना, इस तरफ का जो खेमा था उसका नेता, इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। ये तो अपन ने बेसिक जानकारी थी, उस दिन अपन ने पढ़ी, उसके बारे में मैंने बता दिया। फिर सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली की विशेषता पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। पहली व्यवस्था तो ये थी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विरोध में, मतलब उसका उल्टा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। समाजवाद के आदर्शों मतलब वहां पर जो भी उत्पादन वितरण का साधन है उस पर वहां की जो सरकार थी उसका अधिकार, निजी व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं, निजी, वहां पर सब लोग हैं वो समान, और वहां पर सब कुछ सार्वजनिकरण था, सब कुछ सार्वजनिकरण था। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि साम्यवादी व्यवस्था थी, मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था कैसी थी। क्वेश्चन आएगा कि सोवियत प्रणाली के अंदर साम्यवादी अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में होगा आपको नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित का मतलब पूर्व प्लानिंग के द्वारा, उनके पूर्व द्वारा, मतलब पहले से उनके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ठीक है ना। तो पूर्व नियोजित, वो पहले से निर्धारित, जिस प्रकार के अपने यहाँ 5-5 वर्ष की जैसे पंचवर्षीय योजना थी, तो वहां पे भी वो पंचवर्षीय योजना के द्वारा वहां की अर्थव्यवस्था थी। तो वहां की अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए कि साम्यवादी शासन प्रणाली के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वहां कैसी अर्थव्यवस्था थी? नियोजित, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, विशेषताओं के अंदर एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका दबदबा था। वह जनता के हित में काम करे कि जनता के हित में काम ना करे, एकमात्र पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। वहां की जनता को उसी को सुनना था, उन्हीं को वोट देना था, और वही पार्टी बार बार शासन करती थी। 70 वर्षों तक इसी पार्टी ने शासन किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। फिर अपन ने उसकी विशेषता में पढ़ा था, विकसित अर्थव्यवस्था थी।
वहाँ की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कैसी थी? विकसित थी, क्योंकि वहाँ के उद्योग धंधे थे घरेलू, वो सक्षम थे। वहाँ पर एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी मशीनों तक वहाँ उत्पादन वहाँ पर होता था। उन्नत संसार प्रणाली थी। संसार प्रणाली थी वो कैसी थी? उन्नत थी, ठीक है ना। और विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, बताया था। खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, ये सारे वहाँ पर उत्पादित होते थे। दूर दराज के इलाकों के आवागमन की बेहतरीन व्यवस्था से जुड़े हुए थे। वहाँ की जो सड़कें वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह थी वो बहुत अच्छी थी, जुड़े हुए थे। दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन, ठीक है ना, जो सड़कें हैं वगैरह है वो बेहतर थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। संसार प्रणाली अच्छी थी। तो ये सारी वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। उन्नत उपभोक्ता उद्योग थे। मैंने अभी बताया आपको, पिन से लेकर कार तक का निर्माण, मतलब छोटी सी एक ऑयल पिन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण वहाँ पर हो जाता था। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, व्यक्ति की सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। जब लोक कल्याणकारी सरकार होती है उसका एक ही उद्देश्य होता है, मतलब वहाँ की जनता है उनको जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी सुविधा। बेरोजगारी न होना, वहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल न के बराबर थी। स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है ना, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, इसके अंदर उनको डिस्काउंट दिया जाता था और वो भी बहुत बेहतर थी। फिर आपको नेक्स्ट है मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। वहां पर जितना भी उत्पादन होता था उस पर किसका स्वामित्व था? राज्य का, व्यक्ति विशेष का नहीं था। जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति विशेष का होता है, जिसका उल्टा था राज्य का स्वामित्व। वहां पर जितना उत्पादन होता था उसका राज्य स्वामित्व था। फिर नेक्स्ट, यहां तक तो अपन ने उस दिन पढ़ लिया था। वहां पर फिर अपना हेडिंग है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण। आपको सबसे बड़े प्रश्न बढ़ेंगे तो पूछेगा कि सोवियत संघ की विशेषता। मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। आपको एक बार ये वीडियो देखना है, उसके बाद में जो ये पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। उस लिंक से आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। वहाँ पर आप जुड़ोगे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी। आपको वीडियो देखने के बाद इस पीडीएफ को पढ़ना है तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको जितना मैटर यहाँ पर पढ़ाया जाता है, अगर आप इतना ये पढ़ लो तो ये बहुत आपके लिए बहुत है। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जब आपका पेपर होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, हमारा मुख्य टारगेट है बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से बच्चे को अधिक से अधिक मार्क्स आए और टॉपर बने, इस मुहिम को लेकर हम इसको आगे बढ़े। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर हम जब पेपर होगा, आप देख के घर आओगे, हम सॉल्यूशन का उस समय आपको बताएंगे इन्हीं पीडीएफ को लेकर कि हमने जो बताया था उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। जितने एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, छोटे बड़े, वो भी आपको साथ में करवाएंगे। तो आपको जुड़े रहना है लगातार। सोवियत संघ के विघटन के कारण बड़ा प्रश्न आएगा, या तो उसका कारण पूछेगा, या उसकी विशेषता पूछेगा, या इसके परिणाम पूछेगा। जो तीनों बड़े प्रश्न हैं जो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब आप कहोगे सर उसका विघटन क्यों हुआ? वहां पर तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और लेकिन उसका तो अपन जो विशेषता पढ़ी है उसी विशेषताओं में से उसके कारण निकाले हैं कि ये भी कारण वहां के रहे थे जिस कारण से उसका पतन हुआ था। तो पहला कारण है कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी का शासन था। तो वहां के जो नागरिक थे वो राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी नहीं कर सकते थे कि एक बार वह व्यक्ति चुना गया, एक बार वह व्यक्ति से। लोकतंत्र तो था ही नहीं, तो नागरिकों की राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहां उनके अंदर निराशा उत्पन्न हुई और आर्थिक आकांक्षाओं। अब वहां पर व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार ही नहीं थे। जो उत्पादन के साधन थे उन पे तो सरकार का आधिपत्य था। तो राजनीतिक का में भागीदारी नहीं होना, उत्पादन के साधन है उन पर सरकार का अधिकार है, लोगों के पास तो कुछ नहीं था, सब कुछ सार्वजनिक था।
तो ये मुख्य कारण देखो, ये कारण इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना, वहां की सरकार ये चीज नहीं कर पाई थी ताकि इसका पतन, उसके विघटन का कारण सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। अब ये शब्द आया है नौकरशाही, ठीक है ना। तो सोवियत प्रणाली के अंदर नौकरशाही का शिकंजा, एक ही पार्टी का शासन था, वही के वही जो नौकर थे, काम करने वाले थे, जो वहाँ की व्यवस्था में लगे हुए थे, वह व्यक्ति तानाशाही हो गए थे। सब यही नौकर, जो लोगों के भलाई करने के लिए जो नौकर है, अगर वह लोगों का हित नहीं देखे और स्वयं का हित और अपने स्वार्थ के लिए जब वो जीना शुरू कर दे, वही नौकरशाही जब अफसरशाही में आ जाए, क्या वही नौकर जब अफसरशाही में आ जाए तो वही है नौकरशाही। अब वो के वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, केवल अपना भरण पोषण, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया, नौकरशाही हो गई, इनका शिकंजा कसता गया, लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसने के कारण ही विघटन का कारण कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, ठीक है ना, वह पार्टी थी तानाशाही हो गई थी, निरकुंशवादी हो गई थी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं था, लोगों को अभिव्यक्ति और उनके विचार जाहिर करने की वहाँ स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है ना। तो इस कारण ये भी उनके पतन का कारण। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वहाँ पर बेहतर व्यवस्था थी, अपन ने पढ़ा, वहाँ पे बहुत संसाधन थे, लोहा था, इस्पात था, ठीक है ना। तो जो भी अपन ने अभी नेक्स्ट देखा ना, खनिज तेल है, अपन ने पढ़ा ना, वहाँ विशाल ऊर्जा का संसाधन थे। तो देखो उन विशेषताओं के अंदर से ही अपन ने वो कारण लिए, ऊर्जा का संसाधन, वहाँ खनिज है, तेल है, लोहा है, इस्पात है, सब कुछ था। खनिज ऊर्जा का संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, भरपूर थी, लेकिन इन सारे जो ये संसाधन थे, इनका उपयोग उन्होंने उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में नहीं किया। उन्होंने क्या किया, परमाणु हथियारों पर खर्च कर दिया। जितनी भी आय होती थी, जितना उनकी इनकम थी, वो सारी की सारी उन्होंने परमाणु हथियार बनाने में खर्च कर दिया। क्योंकि दो महाशक्ति थी, उन्होंने कहा, यूएसए ने कहा हम सर्वश्रेष्ठ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने कहा हम सर्वश्रेष्ठ है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था यूएसएसआर, रूस ने कहा हम शक्तिशाली है। दोनों के अंदर कंपटीशन था, दोनों के अंदर होड़ सी लगी हुई थी, और दोनों की विचारधारा को लेकर वो जो लड़ाई चल रही थी, जो शीत युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने अपने अपने हथियार शक्तिशाली बनने के लिए पूरे जो उनकी आय थी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग उन्होंने परमाणु हथियारों पर कर दिया गया। वहाँ की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में जो पश्चिमी जो ये देश थे, पूंजीवादी जो देश थे, उनकी तुलना में पूर्वी सोवियत संघ मतलब पीछे था, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में वो पीछे थे। वो वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि बीच में तो बर्लिन की दीवार खींची हुई थी, इस तरफ तो लोग आ नहीं सकते थे, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने लोगों को गुमराह किया, लोगों को बताया कि अपने यहाँ की अपन टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हैं, अपनी जो यहाँ ये समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी से बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से बेहतर थी। रूस की प्रमुखता, आपको पता है कि सोवियत संघ के अंदर
सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य शामिल हुए थे। अब 15 गणराज्य इसलिए शामिल हुए थे कि अपन एक दूसरे की मुसीबत में सहायता कर सके, अपना सहयोग हो, अपना विकास हो, ठीक है, अपनी बात को अपन रख सके। तो मतलब अपने हित के लिए 15 गणराज्य शामिल होकर एक संघ बना था, सोवियत संघ। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। उन 15 गणराज्यों के अंदर एक रूस था जो सर्वेसर्वा था, मतलब उसको प्राथमिकता थी, उसका दबदबा था। तो फिर बाकी गणराज्यों ने सोचा कि जब रूस ही सर्वेसर्वा है तो उनको आघात लगा और वो वहाँ से अलग होने लगे। तो ये भी एक उसके विघटन का कारण। 15 गणराज्यों में गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1980 के मध्य दशक में 1985 मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। जब वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए तब वहाँ की स्थिति इस तरह से अपन ने पढ़ा कि लड़खड़ा रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने सोचा कि अपन जो है पश्चिमी की तुलना में पीछे हैं, तो उन्होंने सुधार के उपाय सोचे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सुधार के लिए काम करना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि अपने यहाँ पे भी लोकतंत्र हो, उदारवादी शासन प्रणाली हो, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर जब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ के नेता थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि अब ये इस तरह की शासन प्रणाली शुरू कर रहे हैं तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने भी उनका विरोध शुरू कर दिया और उन्होंने थोड़ा कुछ लोगों के लिए शासन व्यवस्था में लचीलापन लाया। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और वो एकदम स्वतंत्र होना चाहते थे। उन्होंने वहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया, ठीक है ना। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी उनके बीच, और एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। तो उस आंदोलन को वो दबाने में असफल रहे। तो कई बार पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारक इनको माना जाता है। ये सुधार कर रहे थे लेकिन वो ऐसा वहाँ नहीं हो पाया और ये भी उनका कारण बना। अर्थव्यवस्था वहाँ की गतिरोध हो गई थी, वहाँ पर दंगे और एक गृह युद्ध जैसा हो गया था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी क्योंकि सारा हथियार वगैरह बनाने में उन्होंने वो अपनी जितना आय थी वो खर्च कर दी। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी और खाने पीने की वस्तुएं भी कम पड़ने लग गई थी। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, मतलब एकमात्र शासन व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तावादी, निरकुंशवादी, लोगों के हित पे काम नहीं करना, ठीक है ना, ऐसी शासन प्रणाली को सत्तावादी शासन प्रणाली कहते हैं। और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होना, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होना। उनको पता था वो जनता की भलाई करे या शायद जनता की भलाई नहीं करे, जनता के लिए अच्छे काम करे या नहीं करे। उनको पता था कि अपन कोई वोट देना है, अपन कोई जिताना है, वापस अपनी यहाँ की शासन प्रणाली संभालने वाले हैं। तो लोकतंत्र वहाँ था नहीं, लोग है ना अपनी विचार नहीं रख पाते थे। तो इस तरह से जनता है वो जनता के प्रति जवाबदारी वहाँ नहीं थी। तो इतने सारे कारण हैं, मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए हैं। अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो आपको 5 से कारण लिखने हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कारण नहीं लिखने हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको 5 से 6 जो जिस तरह से मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं इसी तरह से आपको पॉइंट बना के इनके आंसर लिखने। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम 1991 में, यह पूर्ण रूप से आपको तारीख याद रखनी है, 25 दिसंबर को पूर्ण रूप से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, मैंने बताया था ना अभी, मिखाइल गोर्बाचेव, ये रहा मिखाइल गोर्बाचेव वहां के अंतिम राष्ट्रपति थे।
मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां पर 2 प्रकार की नीतियां अपनाई थी सुधार करने के लिए, एक तो ग्लासनोस्त और एक पेराइस्त्रय का, मतलब पुनर्रचना करना और खुलापन। वहां बंद अर्थव्यवस्था थी इसलिए खुलापन। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है और प्रश्न बढ़ेगा कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई 2 नीतियां, ठीक है ना। वो लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था वहां संचालित करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके साथ अपने संबंध थोड़े अच्छे हो, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ऐसा उनको नहीं करना चाहती थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनकी नीतियाँ। एक तो पेराइस्त्रा का और एक ग्लासनोस्त, जो पुनर्रचना और खुलापन। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तो उसके परिणाम क्या हुए, ये बड़े प्रश्न बढ़ेंगे, है ना। ये बड़े प्रश्न बढ़ेंगे, उसके विशेषता, उसके विघटन के कारण और फिर उसके परिणाम। 1991 25 दिसंबर 1991 को जब उसके समाप्ति, सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा की गई, उसके साथ ही परिणाम यह हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। 2 महाशक्ति थी, एक महाशक्ति सोवियत संघ पूरी तरह से विघटित हो गई थी, एकमात्र महाशक्ति रही। इसके कारण शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच उनके विचारधाराओं को लेकर उन्होंने कहा हमारी शासन व्यवस्था, हमारी विचारधारा अच्छी है, उन्होंने कहा हमारी अच्छी है। तो इस तरह से फिर एक खेमा पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस कारण से शीत युद्ध की समाप्ति कब? 1991। परिणाम हथियारों की होड़ की समाप्ति। जब 2 महाशक्ति थी तब हथियारों की होड़ थी, वो कि हम शक्तिशाली है, हम अशक्तिशाली है। जब एक खेमा पूरी तरह नष्ट हो गया तो हथियारों की होड़ थी, हथियारों की होड़ की समाप्त हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई का अंत हो गया। फिर लोगों ने सोचा, एक प्रश्न चिन्ह लग गया, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, लोगों को पता चला कि ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, इसलिए वो व्यवस्था वहां बनी रही और ये व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो विचारधाराओं की लड़ाई थी, उसका अंत हुआ। हथियारों की जो होड़ थी वो भी समाप्त हुई, शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई और एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है ना। जब 2 ध्रुव थे, 2 खेमे थे, 2 महाशक्तियां थी, एक पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो फिर एक ध्रुवीय विश्व रहा। और एक ध्रुवीय विश्व जिसको अपन कहते हैं अमेरिकी या अमेरिका वर्चस्व, जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका वर्चस्व। इस तरीके से जो ये सोवियत संघ था, इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है और ये सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब आपको बिल्कुल इतनी सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में, ठीक है ना, ये सारे आपके ये जो है ना समकालीन विश्व में राजनीति, आपके इसी बुक से सारे में अंदर से जो मेन क्रीम है उसको निकाल के यहाँ पर जो आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है ना, वो सारा मैटर मैंने इस किताब के अंदर से लिया है, बाकी कहीं से नहीं लिया। इस किताब के अंदर से जो मेन मोस्ट है, ठीक है ना, क्रीम है, वो सारी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो भी साथ साथ बता दिया कि प्रश्न इस तरीका का आएगा, आपको आंसर ऐसे बताना है। जब प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको 2 या 3 पॉइंट लिखना है, जब प्रश्न बड़ा है 5-6 नंबर का है तो आपको 5-6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। मैंने कल भी बताया था, आज की वीडियो में बताता हूँ कि राजनीति विज्ञान के प्रश्नों के आंसर आपको पॉइंटों में बना के लिखने हैं, ठीक है। और जब अपन इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज अपनी शाम को नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में अपन आगे वाला जो भी है इस टॉपिक के वो उस समय पढ़ेंगे। और आपको अब लगातार इससे जुड़े हुए रहना है।
ठीक है ना। आपको हमने जो ये मुहिम चलाई है, अब हमने ये टारगेट रखा है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम, अब ये ट्वेल्थ की दोनों बुकें आपको पूरी करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको आपका टेस्ट भी फ्री में, आपको टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवाई दिए जाएंगे। आपको MCQ प्रश्न भी देंगे, ठीक है ना। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा या इस टॉपिक के साथ साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छा मतलब कंटेंट मिले, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क मिले। आपको क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, इसमें आप दम लगाना है। जितने अधिक आप जुड़ोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम और भी आपके लिए कई सारे व्यवस्था करेंगे, मतलब आपको अलग बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी घोषणा करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको लगातार ये क्लास देखते रहना है। अपन शाम को नेक्स्ट अपन देखेंगे, और इस क्लास के अंदर ही जो आपके मुख्य प्रश्न बनते हैं, MCQ प्रश्न, वो भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर करना है, और हम बहुत ही जल्दी ये भी ये जो हमने मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत कक्षा 10 के लिए भी कुछ खास घोषणा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब वो घोषणा कब होगी वो आप पे निर्भर है। आप इस क्लास को कितना लोगों के साथ साझा करते हो, ठीक है ना, आप कितना सपोर्ट करते हो, उसको देखते हुए हम आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्लास 10 के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, और घोषणा करने वाले वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बाकी जो ये आपने कल मैंने देखा था, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, ठीक है ना। आपको हमने को ऐसा देख के और बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये राजनीति विज्ञान की चिंता नहीं करनी है। जब आप एजुकेशन राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तब आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू।